एक बूढ़ा टैटू कलाकार ओसाका के एक याकुजा सरदार को टैटू बना रहा था। सरदार को सुई की तकलीफ हो रही थी और उसने बूढ़े आदमी से शिकायत की। बूढ़े ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सरदार ने उसे बुरी तरह धमकाया। तभी एक आदमी कमरे में आया और एक लिफाफा लेकर आया जो बूढ़े के नाम था। लिफाफा खोला गया तो अंदर काली रेत जैसी कोई चीज निकली। बूढ़े ने बताया कि उसने पहले भी एक बार ऐसा लिफाफा देखा था। उस वक्त एक परछाई से जीव निकला था जिसने वहां सबको मार डाला था। बूढ़े पर भी उस वक्त हमला हुआ था, मगर वो बच गया था। उसने अपने सीने पर एक बड़ा घाव दिखाया जो टैटू से ढका हुआ था। उसने बताया कि वो इसलिए बचा क्योंकि उसकी एक खास शारीरिक स्थिति है जिसमें उसका दिल बाईं तरफ नहीं बल्कि दाईं तरफ होता है। जब लोग उसका टैटू देखने के लिए झुके तो उन्हें एहसास हुआ कि वो टैटू दरअसल एक निंजा का चेहरा है जो परछाइयों में छिपा था। इस बात पर सरदार और उसके सारे साथी हंसने लगे क्योंकि निंजा कबीले की कहानी सिर्फ 1000 साल पुरानी दंत कथा थी। तभी अचानक एक तेज धार हथियार ने एक नौकर का सिर उड़ा दिया। इसके बाद कमरे में कत्लेआम शुरू हो गया। सिर्फ तेज हथियारों की आवाजें आ रही थीं और लोग अंधेरे में गोलियां चला रहे थे। शुरिकेन और दूसरे निंजा हथियारों से एक एक करके सब ढेर हो गए। आखिर में सिर्फ सरदार बचा और उसे भी बेरहमी से मार दिया गया। इसके बाद यूरोपोल की एजेंट निका अपने बॉस रायन मास्लोव के सामने एक अजीब मामले की जानकारी पेश कर रही थी। निका ने बताया कि कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों के कत्ल के बीच एक कड़ी है और वो कड़ी है ओझनू कबीला। उसका मानना था कि यह एक हथियारों का गिरोह है। उसने यह भी बताया कि यह कबीला हमेशा एक तय कीमत पर काम करता है। इसी वजह से निका को यकीन था कि ओसाका में हुई याकुजा की हत्याएं भी इसी कबीले का काम थीं। रायन को यह बात अजीब लगी क्योंकि उसे निंजा कबीले की बात पर यकीन नहीं था। इसके बाद बर्लिन की एक धुलाई दुकान में एक आदमी कपड़े धोने आया था। उसके पास एक औरत खड़ी थी जिसे मशीन चलाने में दिक्कत हो रही थी। जैसे ही वो आदमी उसकी मदद करने गया, उसने उससे पूछा कि वो किस कबीले से है। यह सुनकर औरत ने तुरंत चाकू से उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हुई और जब दुकानदार देखने आया तो कमरा खाली था। बस चलती मशीन से खून बह रहा था जिसमें एक लाश थी। अगले दिन रायन और निका खाने पर मिले तो रायन ने बताया कि उसके लोगों ने पुरानी जांच में एक खुफिया संगठन का पता लगाया है जिसे 9 कबीले कहा जाता है। बहुत पहले केजीबी के एक बड़े अफसर अलेक्सेई साबातिन ने इन पर जांच की थी, लेकिन उसे पागल मानकर नौकरी से निकाल दिया गया था। उधर वो आदमी जो धुलाई दुकान में लड़ा था अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया। उसका नाम रेजो था और वो बर्लिन में काफी समय से रह रहा था। रेजो एक निंजा था और उसके घर में हर कोने में हथियार छिपे हुए थे। उसे अपना बचपन याद आया जब वो एक अनाथ बच्चा था। उसे ओझुनु नाम के एक उस्ताद ने उठाया था जो उसे निंजा बनाना चाहता था। वहाँ कई बच्चों को साथ में खड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें ठंडे खून से हत्या करने वाला हत्यारा बनाया जा रहा था। लेकिन इस कठिन जिंदगी में रेजो को अपनी दोस्त करिको से दिलासा मिलता था। एक रात करिको ने उसके जख्मी पैरों की बड़ी कोमलता से देखभाल की थी। इसी बीच निका जांच के सिलसिले में साबातिन के घर गई। उसकी बीवी ने निका को गर्मजोशी से अंदर बुलाया। निका ने पूछा कि साबातिन की जांच और नेता की हत्या का क्या रिश्ता था। बीवी ने बताया कि उसके पति को जांच के दौरान बहुत परेशानी हुई थी। पहले वो यकीन से भरे हुए थे, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो बहुत डर गए। उन्होंने घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों पर ताले लगवाए, हर कोने में कैमरे लगवाए और घर के सारे अंधेरे कोने रोशन रखे ताकि कोई परछाई में छिप न सके। एक दिन एक अजनबी साबातिन से मिलने आया था। दोनों ने बंद दरवाजे के पीछे बात की, लेकिन बीवी को कुछ पता नहीं चला। उस बात के बाद साबातिन और भी ज्यादा डरे हुए दिखने लगे। उस अजनबी के जाते ही अचानक पूरे घर की बिजली गुल हो गई और साबातिन की हत्या हो गई। बीवी इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन निकाह की लगन देखकर उसने साबातिन की पूरी जांच की। फाइल उसे दे दी। जब निकाह ने फाइल देखी तो उसमें कबीले का सबूत था और सुरक्षा कैमरे में रेजो की झलक भी थी। अगले दिन निकाह के दफ्तर में उसका एक बड़ा अफसर झाब्रांस्की आया। उसने पूछा कि क्या रायन के व्यवहार में कुछ संदिग्ध लग रहा है। निकाह ने सावधानी से जवाब दिया और कुछ खास नहीं बताया। जब निकाह और रायन बाहर मिले तो रायन ने बताया कि उससे भी यही सवाल पूछा गया। निकाह ने समझा कि उन दोनों पर नजर रखी जा रही है क्योंकि 9 कबीलों की जांच में बड़े और शक्तिशाली लोगों का नाम आ सकता था। रायन ने निकाह को सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी। इधर रेजो को करिको के साथ बीते पल याद आए। एक दिन उसने देखा था कि करिको बोनसाई के पेड़ की जड़ें काट रही है। रेजो ने उसे चेताया कि यह देखकर वो मुश्किल में पड़ सकती है। करिको ने कहा था कि हर जीव का अपना दिल होता है और उसे अपनी राह चुनने का हक है। यह बात सुनकर रेजो ने सोचा कि उसका खुद का दिल है या नहीं। करिको ने उसे अपनी धड़कन सुनाई और कहा कि उसके पास भी दिल है। दोनों की धड़कनें जैसे एक ही ताल पर चलती थीं। बाद में ओझुनु ने रेजो को एक पूरे साल आंखों पर पट्टी बांधकर रहने का हुक्म दिया ताकि वो अंधेरे में जीना और लड़ना सीख सके। पहले रेजो को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को ढाल लिया। वो सिर्फ सुनकर अपने दुश्मन को हराना सीख गया, यहाँ तक कि वो दूर से भी करिको की धड़कन पहचान लेता था। एक बार करिको ने एक दुश्मन को हराया, लेकिन उसे मारने से इनकार कर दिया। इसके
इसके बदले में ओजुनु ने उसके चेहरे पर चोट की और उसे एक बांस के पिंजरे में बंद कर दिया। रेजो को करिको पर बड़ा दुख हुआ और वो रात को चुपके से उसके पास गया। उसने उसे पानी पिलाया और उसका दर्द बांटा। एक बरसाती रात करिको स्कूल से भागने की कोशिश करने लगी। रेजो जानता था कि भागने की कोशिश करने वाले को मौत मिलती है। उसने करिको को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन करिको का इरादा पक्का था और उसने रेजो से विदाई ली। दीवार फांद कर वो अंधेरे में चली गई। वर्तमान में रेजो को निकाह के बारे में और उसके पते के बारे में सब पता था। रायन ने निकाह को एक पिस्तौल दी और कहा कि कोई सुरक्षित जगह ढूंढे। जब निकाह घर पहुंची तो पूरी इमारत में बिजली गुल थी। उसे डर था, लेकिन फिर भी वो अंदर गई और एक लिफाफा देखा। कंपाते हाथों से उसने खोला और काली रेत गिर गई। तभी अंधेरे से एक हत्यारा निकला और उस पर हमला कर दिया, लेकिन एक जंजीर ने उसकी तलवार रोक ली जो अंधेरे से आई थी। दरअसल कमरे में 2 निंजा थे और एक ने निकाह को बचाया। दूसरे हत्यारे को बेहोश करके उसने निकाह को चेताया कि और हत्यारे आने वाले हैं और वो नहीं रुकेंगे। फिर वो परछाई से बाहर निकला और वो रेजो था। निकाह ने उसे पहचाना क्योंकि उसने साबातिन के कैमरे में उसे देखा था। उसे हैरानी थी कि रेजो ने उसे क्यों बचाया। फिर भी उसने उस पर भरोसा किया और दोनों वहाँ से निकल गए। फिर से पुरानी यादों में दिखा कि करिको को ओजुनु के शागिर्दों ने पकड़ लिया। उसे बांधकर बुरी तरह यातना दी गई। ओजुनु ने अपने सबसे काबिल शागिर्द ताकाशी को हुक्म दिया कि वो करिको को सबके सामने सजाए मौत दे, ताकि कोई भी भागने की कोशिश करने की हिम्मत न करे। ताकाशी जानता था कि रेजो और करिको करीब हैं, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए रेजो की आंखों के सामने करिको के दिल में तलवार उतार दी। इसके बाद रेजो अपना पहला हत्या मिशन पूरा करके वापस लौटा। उसने एक खतरनाक दुश्मन को कड़ी लड़ाई के बाद हराया और उसकी सोने की घड़ी ली। ओजुनु ने कहा कि यह घड़ी उसे हमेशा याद दिलाएगी कि वो अब इस कबीले का हिस्सा है। फिर ओजुनु ने उसे एक ऐसी लड़की को मारने का हुक्म दिया जो करिको की तरह भागने की कोशिश कर रही थी। रेजो को करिको की याद आई और उसने ओजुनु पर हमला कर दिया। उसने ओजुनु के चेहरे पर गहरा घाव किया, लेकिन बाकी निंजाओं ने उसे घेर लिया। रेजो बुरी तरह जख्मी होकर छत से गिरा, लेकिन बच गया। उस दिन से उसने ठान लिया कि एक दिन वो ओजुनु कबीले को तबाह करेगा। वर्तमान में निकाह ने रायन को फोन किया और मिलने की जगह तय हुई। रेजो को कुछ शक हुआ, लेकिन वो गया। वहाँ पहुँचते ही स्पेशल फोर्स ने उस पर तेज बिजली का झटका दिया और वो बेहोश होकर गिर गया। रायन और यूरोपोल के लोग उसे एक गुप्त जगह ले गए पूछताछ के लिए। निकाह को रायन के इस काम पर बड़ा गुस्सा आया। रायन ने समझाया कि उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि ऊपर से हुक्म आया था। उसने निकाह को एक ट्रैकिंग डिवाइस दी ताकि अगर खतरा हो तो वो उसे ढूंढ सके। इसके बाद निकाह रेजो के पास गई, जिस पर रायन के लोग नजर रख रहे थे। उसने बताया कि रायन उनका दोस्त है और मदद करेगा, लेकिन रेजो ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है। निंजाओं को उनकी जगह का पता चल चुका है और वो आने वाले हैं। निकाह ने रायन और बाकी टीम को खबर दी, लेकिन किसी ने नहीं माना। तभी बिजली गुल हो गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। निकाह रेजो को छुड़ाने दौड़ी और वक्त पर उसकी हथकड़ियां खोल दी। एक निंजा तलवार लेकर आ ही रहा था। यूरोपोल के जवान अंधेरे में भटक रहे थे और निंजाओं का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। रेजो अकेले ही कई निंजाओं से लड़ा और उन्हें हराता रहा, लेकिन निंजाओं की तादाद बढ़ती जा रही थी। बुरी तरह जख्मी और थका हुआ रेजो भागने पर मजबूर हो गया। निकाह भी अपनी गाड़ी में भागी, लेकिन शुरिकेनों ने गाड़ी बर्बाद कर दी। बर्लिन की सड़कों पर रेजो फिर से निंजाओं से भिड़ा। एक निंजा ने उसके पेट पर गहरा घाव किया और जैसे ही वो उसे मारने वाला था, निकाह ने अपनी गाड़ी से उस निंजा को कुचल दिया और रेजो की जान बचाई। वो उसे एक सराय में ले गई क्योंकि वो अस्पताल नहीं जाना चाहता था। सराय में दोनों ने एक योजना बनाई। रेजो ने निकाह को कहा कि वो खुद को ओजुनु कबीले के हवाले कर देगा। निकाह ने रायन को उनकी जगह बताई और यह भी बताया कि रेजो को पकड़ लिया गया है। दरअसल रेजो के शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई थी ताकि यूरोपोल कबीले का गुप्त मुख्यालय ढूंढ सके। कबीले के मुख्यालय में रेजो को ओजुनु के सामने लाया गया। ओजुनु ने उसे कबीले को बदनाम करने का दोषी बताया और फौरन मौत की सजा सुनाई। जैसे ही रेजो को मारने की तैयारी हुई, ताकाशी को ट्रैकिंग डिवाइस मिली। दरअसल यही योजना थी ताकि यूरोपोल कबीले का ठिकाना जान सके। तुरंत स्पेशल फोर्स ने मुख्यालय पर धावा बोला। इस बार वो तैयार थे और उनके पास तेज रोशनी की भड़काऊ मशालें थीं, जिनसे पूरे मुख्यालय को रोशन कर दिया गया ताकि निंजा अंधेरे में छिप न सकें। निकाह ने पहुंचते ही रेजो को आजाद किया और रेजो सीधे ताकाशी से भिड़ा, जो लगभग उस्ताद के बराबर का था। करिको की मौत का बदला लेने का यह वो लम्हा था जिसका रेजो सालों से इंतजार कर रहा था। उसने ताकाशी के साथ बेहद खतरनाक निंजा हथियारों से लड़ाई की और आखिरकार उसे हरा दिया। इसके बाद जख्मों से चूर रेजो ओजुनु से भिड़ा। ओजुनु उम्रदराज होने के बावजूद बहुत तेज था। उसने रेजो के हर वार को बड़ी चतुराई से टाला। एक मौके पर उसने रेजो को जकड़ लिया और उसे मारने के लिए तलवार उठाई। तभी निकाह ने पहुंचकर ओजुनु पर गोली चलाई और रेजो की जान बची, लेकिन ओजुनु अंधेरे में गायब हो गया। निकाह ने घबराकर पूछा कि वो कहाँ गया। इससे पहले कि रेजो कुछ बता पाता, ओजुनु निकाह के पीछे आया और उसने तलवार उसके दिल में उतार दी। यह देखकर रेजो के अंदर करिको वाली याद जाग उठी। वो गुस्से और दर्द से भरकर उठा और ओजुनु पर टूट पड़ा। उसने एक ऐसी खतरनाक तकनीक इस्तेमाल की
जिसे उसने कभी सीखा नहीं था, लेकिन उस लड़ाई में देखकर उसने उसे खुद ही सीख लिया और ओझनू को हरा दिया। रेजो को अभी भी निका की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो उसे उठाकर आग और धुएं से बाहर ले गया। बाहर रायन और यूरोपोल की टीम ने बाकी सभी निंजाओं को हरा दिया था। रेजो ने रायन को बताया कि निका जिंदा है। निका ने बताया कि उसका दिल भी बाईं तरफ नहीं बल्कि दाईं तरफ है, इसीलिए ओझनू की तलवार उसे मार नहीं पाई। जैसे उस बूढ़े टैटू कलाकार के साथ हुआ था वैसे ही उसके साथ हुआ। जब यूरोपोल की टीम वहां से रवाना हुई और आग पूरी तरह बुझ गई तो रेजो वहीं रुक गया। वो उसी दीवार पर चढ़ा जिसे करिको ने उस रात फांदा था। ऊपर से उसे चारों तरफ पहाड़ों और हरियाली का खूबसूरत नजारा दिखा। उसे समझ आया कि करिको उस रात यही देखना चाहती थी, एक असली जिंदगी जहां दिल को आजादी हो। रेजो ने पहली बार मुस्कुराकर उस ताजी हवा में गहरी सांस ली। वो आजादी जो कभी करिको का सपना था आज रेजो तक पहुंच गई थी।